अभी इस मैट्रिक्स एडिशन वाले कोड को देखते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैट्रिक्स एडिशन करने के लिए आपको 2 फॉर लूप्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। तो ये आपने 2 फॉर लूप का यूज करके ये मैट्रिक्स एडिशन को परफॉर्म किया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है, ये वाला स्टेटमेंट आपका कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है। ये वाला स्टेटमेंट आपका n स्क्वायर टाइम एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये फर्स्ट फॉर लूप आपका n टाइम एग्जीक्यूट होगा और i की एक वैल्यू के लिए ये आपका सेकंड फॉर लूप n टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट फॉर लूप आपका n टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है और i की एक वैल्यू के लिए ये सेकंड फॉर लूप आपका n टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो टोटल हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट आपका n स्क्वायर टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। तो ये जो मैट्रिक्स एडिशन का जो कोड होगा इसका रनिंग टाइम आ जाएगा आपका थीटा ऑफ n स्क्वायर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं बिग O ऑफ n स्क्वायर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ओमेगा ऑफ n स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि ये n स्क्वायर टाइम यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। अब देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको 3 फॉर लूप्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। तो यहां पर भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, ये वाला स्टेटमेंट अब n क्यूब टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में ये स्टेटमेंट आपका n क्यूब टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला जो कोड की रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी थीटा ऑफ n क्यूब, या आप बोल सकते हैं बिग O ऑफ n क्यूब। ये कुछ सीरीज हैं, सीरीज को हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट सीरीज देखिए, फर्स्ट है आपका समेशन i इज इक्वल टू 1 to n 1। तो ये क्या है आपका, ये एक्चुअली जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम, ठीक है ना। ये इसका मतलब आप n टाइम 1 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। आप n टाइम 1 को ऐड कर रहे हैं तो ये आपका इक्वल आ जाएगा n, ठीक है ना। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपका थीटा ऑफ n, या आप इसको बोल सकते हैं बिग O ऑफ n, ठीक है ना, या आप इसको ओमेगा ऑफ n भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पर 1 ना हो करके कोई कांस्टेंट c होता, कोई कांस्टेंट c होता, तो उस केस में क्या होता, उस केस में आप इस कांस्टेंट c को ऐड करते n टाइम, ठीक है ना। इस कांस्टेंट c को ऐड करते n टाइम, c + c अप टू n टाइम, तो ये वैल्यू हो जाती है n टाइम c, ठीक है ना। तो फिर ये उस केस में ये nc हो जाता और इसकी रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है आपका इसमें थीटा ऑफ n, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि थीटा ऑफ n c, यहाँ पर c क्या है, c आपका एक कांस्टेंट है, इज इक्वल टू थीटा ऑफ n, ठीक है ना। तो सेकंड सीरीज देखिए समेशन i इज इक्वल टू 1 to n i, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, सम ऑफ n नंबर, सम ऑफ n नंबर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n इंटू n प्लस 1/2। तो इसको जरा आप एक्सपेंड कीजिए, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2 n स्क्वायर प्लस n, ठीक है ना। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि आप लोअर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपका लोअर ऑर्डर टर्म है, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बचेगा n स्क्वायर बाई 2 और इस कांस्टेंट को भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा थीटा ऑफ n स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आ जाएगा थीटा ऑफ n स्क्वायर। थर्ड सीरीज देखिए, थर्ड सीरीज में इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो इसी तरीके से इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका थीटा ऑफ n क्यूब, ठीक है ना। इसी तरीके से फोर्थ सीरीज को हम बोल सकते हैं कि ये आपका थीटा ऑफ n पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका एक जीपी है, जीपी का फॉर्मूला आपको पता होगा a इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस सीरीज में कितने टर्म है, इस सीरीज में आपके टोटल n टर्म है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है आपका 2, तो इस फॉर्मूला आप जब पुट करेंगे तो आपकी a क्या है, a आपका फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म आपका 2 हो जाएगा और रेशियो हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है ना। रेशियो आपका 2 हो जाएगा 2, और नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर कितने हैं n, तो ये n आपका नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे -1 डिवाइडेड बाय 2 -1, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 2, ठीक है ना। तो ये इक्वल हो जाएगा आपका थीटा ऑफ 2 पावर n के, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर यहां से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, ठीक है ना। अब यहां पर आप लोअर ऑर्डर टर्म को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 क्या है, 1 है आपका 2 पावर 0, 2 पावर 0 आपका 1 है, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर n, फिर इस कॉन्स्टेंट को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n। तो ये आपका एसिम्प्टोटिकली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है ना। तो इसका रनिंग टाइम आ जाएगा आपका थीटा ऑफ 2 रेज़ टू पावर n। इसी तरीके से अगर ये वाला फॉर्मूला आप यहां पर लगाएंगे तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। और इस सीरीज को देखिए, ये आपका एक इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x क्या है, x आपका लेस देन 1 होना चाहिए, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/1 माइनस x। फॉर एग्जाम्पल 1/2 पावर 0 प्लस 1/2 पावर 1
प्लस अप टू इन्फाइनाइट, ठीक है ना। यहाँ पर x क्या हो जाएगा, x आपका हो जाएगा 1/2। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मोड ऑफ x क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका क्या है 1/2 लेस देन 1। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/1 माइनस r। r यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2, तो आपको मिल जाएगा 1/1/2 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो इस सीरीज का जो सम आएगा वो आपका 2 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए कि आपका अगर ये सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है ना, अगर ये सीरीज होती है आपकी समेशन i इज इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट x पावर i, तो इसको हम बोल सकते थे ये आपका क्या हो जाता है, फिर उसके इसमें हो जाता है x पावर 1 प्लस x स्क्वायर अप टू इन्फाइनाइट, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर x पावर 0 से आप स्टार्ट करेंगे तो इसका समेशन ये आता है, लेकिन ये x पावर 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, इसमें x पावर 0 को ऐड कर दीजिए और x पावर 0 को सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब आप x पावर 0 को ऐड कर देंगे तो फिर आपको यही सीरीज मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस x पावर 0। तो x पावर 0 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो फिर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x, और इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x, ठीक है ना। तो अगर ये सीरीज आपका 1 से स्टार्ट होगा तो उस केस में इसका समेशन हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x। इसी तरीके से इस सीरीज का सम होता है log n, ठीक है ना। इसका मतलब 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/n इज इक्वल टू log n, ठीक है ना। सीरीज का समेशन होता है आपका log n, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा थीटा ऑफ log n, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए अगर ये आपका log n टर्म तक जाता, ठीक है ना, 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू 1 log n टर्म तक अगर ये जाता तो फिर इसका वैल्यू हो जाती log n, ठीक है ना। तो उस केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है थीटा ऑफ log n, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर ये n टर्म तक जाएगा तो आपका आंसर आएगा log n, अगर ये n टर्म तक जाएगा तो आंसर आएगा log n, अगर ये log n टर्म तक जाएगा तो आंसर आएगा log n, ठीक है ना। तो इस सीरीज का समेशन हो जाएगा log n और इस सीरीज का समेशन हो जाएगा आपका log n। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपका एक एरे है, n एलिमेंट्स का आपका एक एरे है और आपको इसमें मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो अप्रोच जो हमने यहाँ पर यूज की है वो ये है कि आप इस फर्स्ट एलिमेंट को मैक्सिमम एलिमेंट मान लीजिए। देखिए ये एरे में आपके टोटल n एलिमेंट है, ये इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस एरे के एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट को आप मैक्स मान लीजिए, तो मैक्सिमम आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर इस मैक्सिमम को हम कंपेयर करेंगे इस एरे के सेकंड एलिमेंट से, ठीक है ना। तो सेकंड एलिमेंट से आपने यहाँ पर इसको कंपेयर किया है, ठीक है ना, इस एरे के सेकंड एलिमेंट को इस मैक्सिमम से कंपेयर किया है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो मैक्सिमम हमने एज्यूम किया था ये वैल्यू मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू आपका यहाँ पर A2 है, ठीक है ना। A2 आपका यहाँ पर मैक्सिमम है, तो इस मैक्सिमम वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया है A2 से। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपका मैक्सिमम रिप्लेस हो जाएगा 20 से, ठीक है ना। फिर हमारा क्या है, हमारा नया मैक्सिमम अब आपका 20 हो जाएगा। इस नए मैक्सिमम को अब हम कंपेयर करेंगे A3 से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने लूप लगा रखा है, फॉर i इज इक्वल टू 2 to n, ठीक है ना। i इज इक्वल टू, इसको हमने मैक्सिमम एज्यूम किया है और लूप लगा दिया i इज इक्वल टू 2 to n, और उस मैक्सिमम वैल्यू को हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं 2 to n। तो फिर इस नए मैक्सिमम को हम चेक करेंगे A3 से, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 20 मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम आपका 30 है, तो ये वैल्यू रिप्लेस होकर के आपका फिर से 30 हो जाएगी, ठीक है ना। फिर इस न्यू वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे A4 से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 30 है, तो आपका ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका A4 क्या है, आपका A4 यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन मैक्स, ठीक है ना, 2 इज ग्रेटर देन 30। तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगा, तो ये वाला कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर ये लूप इंक्रीमेंट होगा आपका, फिर i की वैल्यू 5 होगा, फिर आप इस 30 को इस 4 से कंपेयर करेंगे तो फिर से ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगा, तो फिर से आपका ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे ये बताइए कि ये जो कोड है ये आपका कोड कितने टाइम से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए इस लाइन को एग्जीक्यूट होने में कांस्टेंट टाइम लगेगा। तो ये लाइन तो आपका कांस्टेंट टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये कोड कितने टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, ये कोड जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं i इज इक्वल टू 2 to n, यानी ये n-1 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। ये कोड आपका एग्जीक्यूट हो रहा है n-1 टाइम, ठीक है ना, फॉर i इज इक्वल टू 2 to n। तो ये कोड आपका एग्जीक्यूट हो रहा है n-1 टाइम। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये कोड आपका n-1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना।
और ये कोड जब एक बार एग्जीक्यूट होगा तो ये कांस्टेंट टाइम लेगा, क्योंकि देखिए इस कोड में कितने लाइन है, इस कोड में आपका 2 लाइन है, ठीक है ना। तो इस कोड के एक बार एग्जीक्यूट होने का मतलब है एक कांस्टेंट टाइम का लगना, ठीक है ना। ये कोड एक कांस्टेंट टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। ये कोड आपका एक कांस्टेंट टाइम एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये कोड आपका टोटल n-1 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इस कोड की जो रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी आपका थीटा ऑफ n-1। और जैसे कि हमने आपको बताया था, इस लोअर ऑर्डर टर्म को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी थीटा ऑफ n, ठीक है ना। तो अगर आपको एक n एलिमेंट के एरे में मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो वहां पर आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी थीटा ऑफ n, क्योंकि आपको उस मैक्सिमम एलिमेंट को सर्च करने के लिए उस एरे के सभी एलिमेंट से उसको कंपेयर कराना पड़ेगा। अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट फॉर लूप चल रहा है i = 1 to n टाइम, ठीक है ना। सेकंड फॉर लूप आपका एग्जीक्यूट हो रहा है j = 1 to i टाइम। थर्ड फॉर लूप आपका एग्जीक्यूट हो रहा है k = 1 to j, ठीक है ना। तो ये क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट कितने टाइम से अब एग्जीक्यूट हो रहा है? तो जरा इसको चेक करते हैं। मान लीजिए कि आपके i की वैल्यू 1 है। जब आपका i की वैल्यू 1 होगी तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी j की वैल्यू हो जाएगी 1 to 1, ठीक है ना। तो क्योंकि j की वैल्यू 1 to 1 हो जाएगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब इस केस में सेकंड फॉर लूप आपका 1 टाइम चलेगा। और ये थर्ड फॉर लूप में क्या वैल्यू आएगी? थर्ड फॉर लूप में आ जाएगी k = 1 to 1, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि थर्ड फॉर लूप भी आपका 1 टाइम चलेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट आपका 1 टाइम एग्जीक्यूट करेगा जब आपका i की वैल्यू 1 होगी। अब सेकंड केस देखते हैं, जब हम i की वैल्यू 2 लेते हैं, ठीक है। अब हम i की वैल्यू 2 लेते हैं। जब आपकी i की वैल्यू 2 होगी तो j की वैल्यू वेरी करेगी 1 to 2, ठीक है ना। j की वैल्यू 1 to 2। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब i की वैल्यू 2 होगी तो सेकंड फॉर लूप हमारा 2 टाइम चलेगा, ठीक है ना, 2 टाइम चलेगा। अब देखते हैं कि थर्ड फॉर लूप कितने टाइम चलेगा। तो थर्ड फॉर लूप आपका चलेगा जब j की वैल्यू 1 होगी तो k की वैल्यू, तो ये थर्ड फॉर लूप आपका 1 टाइम चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि k की वैल्यू हो जाएगा 1 to 1, ठीक है ना। तो ये तो जब j की वैल्यू 1 होगी तो ये थर्ड फॉर लूप आपका चलेगा थर्ड फॉर लूप आपका चलेगा 1 टाइम, ठीक है ना। तो थर्ड फॉर लूप आपका चलेगा 1 टाइम। और जब j की वैल्यू 2 होगी तो ये थर्ड फॉर लूप आपका चलेगा 2 टाइम, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू है 1 to 2, तो ये 2 टाइम आपका चलेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट i = 2 के केस में 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट आपका 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि देखिए ये आपका 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा जब j की वैल्यू आपका 1 होगी, और ये 2 टाइम एग्जीक्यूट होगा जब j की वैल्यू आपका 2 होगी, क्योंकि जब j की वैल्यू 2 होगी तो ये थर्ड फॉर लूप आपका 2 टाइम चल रहा है, और j की वैल्यू 1 होने पर ये थर्ड फॉर लूप आपका 1 टाइम चल रहा है। इसी तरीके से जब i की वैल्यू 3 होगी तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो सेकंड फॉर लूप है ये आपका एग्जीक्यूट होगा j = 1 2 3, ठीक है ना। तो ये सेकंड फॉर लूप आपका 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा जब i की वैल्यू 3 होगी, ठीक है ना। तो हमें, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये थर्ड फॉर लूप कितने टाइम से एग्जीक्यूट होगा जब i की वैल्यू 3 होगी। तो देखिए यहाँ पर j की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। तो अगर j की वैल्यू हम 1 लेंगे तो ये थर्ड फॉर लूप आपका 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना, 1 to 1। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। जब j की वैल्यू आपका 2 होगी तो ये थर्ड फॉर लूप आपका एग्जीक्यूट होगा k = 1 to 2, यानी ये जो थर्ड फॉर लूप है ये आपका उस केस में फिर 2 टाइम एग्जीक्यूट होगा। और जब आप j की वैल्यू 3 लेंगे तो ये थर्ड फॉर लूप आपका एग्जीक्यूट करेगा k = 1 to 3, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि थर्ड फॉर लूप उस केस में 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो अगर आप i की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो ये स्टेटमेंट कितने टाइम से एग्जीक्यूट हुआ? ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ आपका 1 + 2 + 3 आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट उस केस में 6 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं आपका एक पैटर्न बनता जा रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब आप i की वैल्यू 1 लेंगे, तो ये स्टेटमेंट आपका 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, प्लस जब आप i की वैल्यू 2 लेंगे तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा आपका 1 + 2 टाइम, ठीक है ना। और जब आप i की वैल्यू 3 लेंगे तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है आपका 1 + 2 + 3 टाइम। तो इसी तरीके से जब आप i की वैल्यू n लेंगे तो ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा 1 + 2 + up to n टाइम। जब आप i की वैल्यू n लेंगे तो ये स्टेटमेंट आपका इतने टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अगर आप इस सीरीज को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बिग ऑफ n³, ठीक है ना। बिग ऑफ n³ भी इसको लिख सकते हैं, या फिर आप इसको थीटा ऑफ n³ भी लिख सकते हैं, या फिर ओमेगा ऑफ n³ भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इस सीरीज को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बिग ऑफ n³। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो अप्रोच ये हो गया कि आप ये चेक कर लीजिए कि ये कितने टाइम्स आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये लेंथी प्रोसीजर है। तो दूसरा आप प्रोसीजर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं सॉल्व करने में। तो सेकेंड प्रोसीजर आप देखते हैं।
देखिए ये फॉर लूप आपका n टाइम एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट फॉर लूप आपका n टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि फर्स्ट फॉर लूप आपका एग्जीक्यूट हो रहा है i इज इक्वल टू 1 to n के लिए, ठीक है ना। इस फर्स्ट फॉर लूप की i की एक वैल्यू के लिए j आपका एग्जीक्यूट होगा 1 to i टाइम, ठीक है ना। इस फर्स्ट फॉर लूप में i की एक वैल्यू के लिए सेकंड फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा j इज इक्वल टू 1 to i टाइम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेकंड फॉर लूप आपका एग्जीक्यूट होगा j इज इक्वल टू 1 to i टाइम, ठीक है ना। और इस सेकंड फॉर लूप में j की 1 वैल्यू के लिए ये थर्ड फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा k इज इक्वल टू 1 to j टाइम। तो हम इसको बोल सकते हैं कि थर्ड फॉर लूप आपका एग्जीक्यूट हो रहा है k इज इक्वल टू 1 to j टाइम, ठीक है ना। और इस फॉर लूप की k की एक वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट उतने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा जितने टाइम्स आपका ये थर्ड फॉर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। जितने टाइम्स आपका ये थर्ड फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा उतने ही टाइम्स आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो थर्ड फॉर लूप में k की एक वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आपका एक टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। फर्स्ट फॉर लूप आपका चलेगा 1 to n टाइम, फर्स्ट फॉर लूप की एक वैल्यू के लिए ये सेकंड फॉर लूप चलेगा 1 to i टाइम, सेकंड फॉर लूप में j की 1 वैल्यू के लिए थर्ड फॉर लूप चलेगा 1 to j टाइम, और थर्ड फॉर लूप में k की एक वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा 1 टाइम। तो ये आप इसको लिख सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये अभी हमने आपको बताया था समेशन k इज इक्वल टू 1 to j 1, यानी इसका आंसर आपका आ जाएगा ये 1 + 1 + 1 आप ऐड कर रहे हैं कितने टाइम, j टाइम, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका j। तो इसको अगर आप यहां पर रिप्लेस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा i, तो j वैल्यू को हम यहां पर यूज करेंगे तो ये आपका जो है ये सीरीज ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद इस सेकंड को देखिए, ये आप इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, i इज इक्वल टू 1 to n i, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है n इंटू n + 1/2, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें j इज इक्वल टू 1 to i, ये j क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर i आपका वेरी कर रहा है 1 to n तक, तो हमें ये बोल सकते हैं ये आपका क्या था, ये आपका था 1 + 2 + 3 + up to n, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप बोल सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा इंटू i + 1/2, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये अगर आप यहाँ पर यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा समेशन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1/2 को आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पर 1/2 को कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2 समेशन i इज इक्वल टू 1 to n i² + i, ठीक है ना। अब ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से θ(n³), ठीक है ना। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा θ(n²). फिर हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि आप लोअर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। केवल डोमिनेंट टर्म को हम रखेंगे, लोअर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये आपका क्या है, लोअर ऑर्डर टर्म है, ये आपका डोमिनेंट टर्म है, तो इसको रखेंगे और उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ और ये आपका क्या है 1/2 आपका कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट को भी आप यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा θ(n³), ठीक है ना। इसको आप θ(n³ भी बोल सकते हैं, या फिर इसको आप ω(n³ भी बोल सकते हैं, या फिर इसको आप big(n³ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जरा इस प्रॉब्लम को देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका रनिंग टाइम क्या होगा, इस कोड का रनिंग टाइम क्या होगा। तो उस रनिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप ये कैलकुलेट कीजिए कि ये कोड कितने टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है ना। ये कोड आपका कितने टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि जितने टाइम ये कोड एग्जीक्यूट होगा वही इसका रनिंग टाइम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और k यहाँ पर क्या है, k आपका एक इंटीजर है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट फॉर लूप आपका n टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर ये j आपका 2 से आप इनिशियलाइज कर रहे हैं, j को 2 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, और ये while लूप आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, while लूप में आप j इक्वल टू j² कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कोड कितने टाइम आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आप k की वैल्यू 0 ले लेते हैं, अगर आप k की वैल्यू को 0 ले लेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगा 2⁻²⁴, यानी 2⁻0 हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना। 2⁻1 यानी n की वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। तो अगर n की वैल्यू 2 है तो जरा इस कोड को बताइए ये कोड कितने टाइम आपका एग्जीक्यूट होगा अगर n की वैल्यू 2 होगी तो, ठीक है ना। क्योंकि j की वैल्यू हमने कहा, j की वैल्यू आपका 2 से इनिशियलाइज की है, तो फर्स्ट टाइम देखिए, क्योंकि j की वैल्यू हमने 2 से इनिशियलाइज की है, तो 2 इज लेस देन 2 कंडीशन आपका ट्रू है, ठीक है ना। तो ये कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। j इज इक्वल टू j² करेंगे आप, यानी आपका j की नई वैल्यू हो जाएगा 2², यानी j की नई वैल्यू हो जाएगी आपकी 4, और फिर आपका ये कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा। यानी ये आप बोल सकते हैं कि ये आपका 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये आपका 1 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है जब आपकी n की वैल्यू 2 होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम k इज इक्वल टू 1 पुट करके चेक करते हैं। अगर आपने k की वैल्यू 1 यहाँ पर ली हुई है, k
k की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 1 लेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 2 2 इज इक्वल टू 4, यानी n की वैल्यू अब 4 हो जाएगा। और अगर n की वैल्यू 4 है तो ये कोड कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, देखिए फर्स्ट टाइम आपका हो जाएगा 2 इज लेस देन, n की वैल्यू क्या है आपकी, n की वैल्यू है आपकी 4, 2 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है तो j इज इक्वल टू j स्क्वायर, तो j की नई वैल्यू हो जाएगा आपका 4, ठीक है ना। फिर ये यहाँ पर जाएगा, फिर आपका चेक करेगा 4 इज लेस देन 4, अभी आपका कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो फिर क्या हो जाएगा j इज इक्वल टू j स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये कंडीशन चेक करने जाएगा 16 इज लेस देन 4, कंडीशन आपकी फेल कर जाएगी, ठीक है ना। तो हमेशा बोल सकते हैं कि अगर n की वैल्यू 4 होगा तो उस केस में ये आपका 2 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कोड आपका 2 टाइम एग्जीक्यूट होगा जब आपका n की वैल्यू 4 होगी, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगा n इज इक्वल टू 2 पावर 2 यानी 2 पावर 4, और ये आपका n की वैल्यू 16 हो जाएगा। अब अगर n की वैल्यू 16 होगी तो ये कितने टाइम एग्जीक्यूट करेगा, तो देखिए n की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 16 लेंगे तो j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू है आपका 2, यानी 2 इज लेस देन 16, कंडीशन आपका ट्रू है तो j की वैल्यू आपका हो जाएगा j स्क्वायर, यानी j की वैल्यू अब आपका 4 हो जाएगा और ये 1 टाइम एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है ना। अब फिर से सेकंड टाइम देखिए, सेकंड टाइम ये आएगा जब अब j की वैल्यू 4 है, 4 इज लेस देन 16, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो ये फिर से एग्जीक्यूट होगा। अब j की नई वैल्यू हो जाएगा j स्क्वायर, यानी आपका j की नई वैल्यू हो जाएगी 16, ठीक है ना। अब ये आपका ये 2 टाइम ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। अब देखिए थर्ड टाइम आपका ये फिर से कंडीशन चेक करेगा 16 इज लेस देन इक्वल टू 16, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो उस केस में कंडीशन अभी भी ट्रू है तो ये जब आपका ये थर्ड टाइम एग्जीक्यूट होगा और j की नई वैल्यू हो जाएगी 16 स्क्वायर, ठीक है ना। और ये आपका 16 स्क्वायर को फिर से आप चेक करेंगे, 16 स्क्वायर इज लेस देन 16 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगा और ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपका n की वैल्यू 16 है तो ये व्हाइल लूप आपका 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। तो ये आपका 3 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका मतलब जब k की वैल्यू 0 थी तो ये आपका 1 टाइम एग्जीक्यूट हुआ था, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये k प्लस 1 टाइम एग्जीक्यूट होता। जब आप k की वैल्यू 1 लिए थे तो ये 2 टाइम एग्जीक्यूट हुआ था, इसका मतलब k प्लस 1 टाइम एग्जीक्यूट हुआ था। जब आप k की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो ये फिर आपका 3 टाइम यानी k प्लस 1 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पर आप एक इंटीजर ले रहे हैं तो ये व्हाइल लूप k प्लस 1 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसको देखिए, ये फॉर लूप कितने टाइम से एग्जीक्यूट हो रहा है, ये फॉर लूप आपका एग्जीक्यूट हो रहा है n टाइम, ठीक है ना। ये फॉर लूप आपका n टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है और इस फॉर लूप में i की एक वैल्यू के लिए ये वाला लूप आपका एग्जीक्यूट हो रहा है k प्लस 1 टाइम, ठीक है ना। देखिए ये फॉर लूप आपका n टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है और इस फॉर लूप में i की एक वैल्यू के लिए ये व्हाइल लूप आपका k प्लस 1 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका जो ये कोड है ये टोटल कितने टाइम से एग्जीक्यूट होगा, ये टोटल एग्जीक्यूट होगा n इंटू k प्लस 1 टाइम, n इंटू k प्लस 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, वो आ जाएगा n k प्लस n, ठीक है ना। और यहां से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट और यहां से अगर आप लॉग ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा log n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर k, और फिर से अगर आप log ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा log n इज इक्वल टू k, यानी k क्या हो जाएगा, k आपका हो जाएगा log n। तो इस k की वैल्यू को अगर आप यहां पर पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा n इंटू log n प्लस n, ठीक है ना। अब यहां पर फिर से आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये लोअर ऑर्डर वाले टर्म को अगर आप यहां पर नेग्लेक्ट कर दें, लोअर ऑर्डर के टर्म को नेग्लेक्ट कर दें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी थीटा ऑफ n log n, या फिर आप इसको बोल सकते हैं बिग O ऑफ n log n, ठीक है ना।